वह सीधा सा सवाल है, तो अब कावड़ियों पर पुष्प वर्षा का हिसाब मांगा जाएगा? मतलब सोचिए ना, अब ये पूछा जाएगा कि कावड़ियों पर फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है। मतलब ये भी नौबत आ गई है इस देश में। सोचिए, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, हिसाब मांगा जा रहा है, भाई पैसा कहां से आ रहा है, कावड़ियों पर फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है। ये सवाल याद है मैंने ज्ञानवापी के वक्त भी पूछा था कि हम लोग भैया अभी इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं कि महादेव को पहचानने से इंकार कर देंगे और कह देंगे उसे फवारा है। अभी इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं। आज फिर से वही सवाल है कि हम क्या इतने सेकुलर हो गए हैं कि भोले के भक्तों पर अगर पुष्प वर्षा हो रही है तो हम फ्लावर की फंडिंग की चिंता हमें होने लगेगी कि पैसा कहां से आ रहा है। पीएफआई की फंडिंग की चिंता कभी नहीं होगी किसी को। पीएफआई की फंडिंग, दंगों की फंडिंग, पत्थरबाजी, किसी की चिंता नहीं होगी। लेकिन यहां की फंडिंग की चिंता हो रही है कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की फंडिंग कहां है भाई। ये फंडिंग कहां से हो रही है? फ्लावर वाली फंडिंग। हज सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए की वर्षा पर आज तक किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन ये तस्वीरें, अच्छा ये तस्वीरें देखिए, अब ये भी हो सकता है भी क्योंकि बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही थी। ये तस्वीरें ध्यान से देखिएगा। अब कावड़ यात्रा में अब बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही थी। अब ये एक वजह हो सकती है भाई, इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है भाई क्यों भाई, इसका पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से हो रही है, हिसाब किताब मांगा जा रहा है। मतलब मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि सोचिए, हज सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए की वर्षा हर साल की जाती रही, किसी का मुंह नहीं खुला आज तक, किसी ने चूं तक नहीं की। लेकिन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की फंडिंग का पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है क्योंकि कावड़ियों पर आसमान से फूल बरस रहे हैं, सड़क पर फूल बरस रहे हैं, बुलडोजर से फूल बरस रहे हैं, क्रेन से फूल बरस रहे हैं, सरकार फूल बरसा रही है, पुलिस फूल बरसा रही है, प्रशासन फूल बरसा रही है। बरसाने चाहिए भाई, क्यों नहीं बरसाने चाहिए? तो कष्ट इसी बात का है क्या? क्या इसलिए फ्लावर फंडिंग का हिसाब मांगा जा रहा है? क्या इसलिए पूछा जा रहा है कि कावड़ियों पर फूल बरसाने के पैसे कहां से आ रहे हैं? शलभमणि बता दीजिए भाई, फंड की फंडिंग, फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है भाई? शलभमणि त्रिपाठी, फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है? देखिए, फंडिंग वहीं से हुई है जहां पर हज हाउसेस के लिए पैसा जाता था। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां पे हज यात्रियों को भेजने के लिए पैसा जाता था। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां इस्लामिक शिक्षा देने वाले मदरसों को पैसा जाता है। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां पर पूर्व की सरकारों में रोजा इफ्तार की दावतों के लिए पैसा जाता था। रोजा इफ्तार की दावतें दी जाती थी, मुख्यमंत्री आवास में दी जाती थी, सरकारी पैसे से दी जाती थी। तो वहां पे जहां से पैसा जाता था वहां से ये कावड़ियों के लिए पुष्प वर्षा का पैसा है। रिजवान अहमद, क्या सरकार को किसी धार्मिक काम काज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? भाई सरकार सेकुलर, तो फिर पुष्प वर्षा एक धर्म के लिए क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जो अभी हमारे अजीज खान भाई बात बोल रहे थे, या यूं कहें सरकार को हिदायत दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे बेरोजगारी पर, युवाओं पर। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब रोजा इफ्तार हो रहे थे तो क्या रोजगारी का बिल्कुल मुद्दा खत्म हो गया था? युवा बेरोजगार नहीं थे, सारी कानून व्यवस्था ठीक हो गई थी, सारे प्रदेश की समस्याएं क्या ठीक हो गई थी, और उसके बाद रोजा इफ्तार का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जो भाषा अजीज खान भाई आज बोल रहे हैं, अगर सपा के टाइम पर इन लोगों ने ये बातें बोली होती कि रोजा इफ्तार कराने से कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, युवाओं के रोजगार की बात करो, तो शायद योगी जी की सरकार ही ना बनती, अखिलेश यादव रिपीट करते। तो ये तो उन्होंने उसी वक्त गलती करी जो आज ज्ञान दे रहे हैं, उस टाइम अपने नेता को ज्ञान देना चाहिए था। डॉक्टर रिजवान अहमद, उन्होंने वो बताया कि हम लोगों ने इसलिए नहीं करी थी पुष्प वर्षा क्योंकि महंगाई थी, बेरोजगारी थी हमारे कार्यकाल में, और फिर ये सारे मुद्दे थे, अर्थव्यवस्था, इसलिए हमने नहीं करी थी, इसीलिए हमने पुष्प वर्षा नहीं करी थी। आप गलत समझ रहे हैं उनको। जी, इसीलिए पुष्प वर्षा नहीं की थी, लेकिन इसीलिए रोजा इफ्तार इन्होंने किया था। तो खैर, पर दूसरी बात इतनी जरूर बोलूंगा कि अगर कांग्रेस के नेता, ये मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, यूपी में 2% वोट मिला है कांग्रेस को, परसेंट को हिंदी में टका बोला जाता है, तो यूपी में कांग्रेस 2% की पार्टी है। अगर सिर्फ कांग्रेस के नेता बोलना बंद कर दें, सिर्फ वो ये कसम खा लें कि अब हम 2027 तक नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 2% बढ़कर 12-14% हो जाएगा कांग्रेस का। ठीक है। जी। देखिए अमन भाई, भारतीय संस्कृति और सेकुलरिज्म में सबसे पहले फर्क समझना पड़ेगा।
अगर आप सेकुलरिज्म के चक्कर में भारतीय संस्कृति को अटैक करेंगे तो इस देश में सेकुलरिज्म बचेगा ही नहीं। इस देश में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक इस देश में भारतीय संस्कृति है। जिस दिन वो संस्कृति खत्म हो गई, सेकुलरिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम इस देश में सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहते हो, भले कोई मुसलमान हो, भले कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो भारतीय संस्कृति को गले से लगाओ, अपने सीने से लगाओ और भारतीय संस्कृति के ऊपर अगर मगर लेकिन किंतु परंतु महंगाई रोजगार तुष्टीकरण जैसी बातें ना करो भाई। तुम राजनीति में हो, तुम पॉलिटिकली करेक्ट रहो और भारतीय संस्कृति का अपमान ना करो, पहली बात। दूसरी बात, अभी अजीज खान भाई फिर बोल रहे थे, वैसे वो पॉलिटिकल बात थी, शलभ भाई ने जवाब दे दिया। साहब विकास की बात करी, रोजगार की बात करी, तरक्की की बात करी। अरे प्रभु, एक बार नहीं, दो बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके विकास को रिजेक्ट किया है, दो बार। तो अजीज खान भाई, या तो आपका विकास जनता तक पहुंच नहीं रहा या उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है। अब आप बताओ कि इन दोनों बातों में सत्य ये है। चूंकि कल आपके साथ एक डिबेट थी, लॉन्ग रेंज स्काइप कनेक्शन में गड़बड़ी की वजह से कुछ बातें, मेरी स्टेटमेंट मिसकोट किया आपने, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे उस पर एतराज किया। तो मुझे लगता है आज जो मेरी स्टेटमेंट सारे डिवोटीज, अच्छा, जो आपने कावड़ियों को आतंकियों से तुलना करी थी, उसकी बात कर रहे हैं आप? बेशक हमने नहीं की थी, और ये अच्छा, एक मिस के लिए तो आप लोगों के लिए तो इतनी सुविधाएं, सब कुछ लिबरल है। यहाँ तो हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग जाता है प्रभु। चलिए, मैं इसलिए बहुत बड़ी डिबेट है। हरिद्वार के केस की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, डॉक्टर रिजवान जल्दी से, डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मैं अजय गौतम जी आ रहा हूँ। पहले डॉक्टर रिजवान इस बात अमन भाई, हाँ, अभी अमन भाई, हाँ जी बोलिए। अमन भाई, अभी फिर किसी ने शब्द इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म। फिर से बता रहा हूं, भारतीय संस्कृति एक वृक्ष है, वृक्ष। सेकुलरिज्म उसका सिर्फ एक फल है। भारतीय संस्कृति की जड़ में अगर तेजाब डालोगे, सेकुलरिज्म का फल अपने आप खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, शोएब भाई ने नमाज की करी। कोई भी किसी को भी नमाज पढ़ने से इस देश में खतरा नहीं था। बिल्कुल, सब कहते थे आओ हमारे मैदान में पढ़ लो जुमे की नमाज। जानते हैं शोएब भाई, खतरा कब पैदा हुआ? जब वहां के लोगों को यह लगने लगा कि एक दिन धीरे धीरे जुमे की भीड़ बढ़ जाएगी और यही लोग किसी दिन जुमे के दिन पत्थर और पेट्रोल बम चला देंगे। इस मारे तुमने अगर जुमे के दिन पत्थर और पेट्रोल बम इस देश में ना चलाए होते तो कोई पब्लिक प्लेस पे नमाज को जुमे की कभी मना ना करता। अमन भाई, टॉपिक भले अलग हो जाएगा, लेकिन बात उठी है तो खत्म कर दूं। हाँ, कर दीजिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब होता है पॉलिसी मैटर में। उसके अलावा स्टेट का धर्म है, भारत के स्टेट का धर्म सनातन धर्म है। समझ लो इस बात को, और इस बात को चैलेंज करना बंद कर दो, क्योंकि उसी के दम पर इस देश में सेकुलरिज्म। अमन भाई 5 सेकंड जी। अमन भाई, अजीज खान भाई को एक बात बोल दीजिए, गंगा भी सनातन की है और जमुना भी सनातन की है, बस इतनी बात बोल दीजिए उनको। सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो उनको एतराज है ही नहीं इस चीज से, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं इस चीज को। 2021 के अंदर अखिलेश